नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेश स्वदेशी। ये वीडियो मैंने तैयार किया है एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 8 बुक ज्योग्राफी चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज अर्थात मानव संसाधन या मानवीय संसाधन। तो इस चैप्टर में मानव संसाधन अर्थात जिसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, ह्यूमंस कहते हैं, उसको एक रिसोर्स, एक स्रोत के रूप में मानते हुए उसके विकास की बातें की जा रही हैं। तो उन्हीं को हम इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करें। पहले हम की टर्म्स की बात करेंगे। की टर्म्स क्या क्या हैं इस चैप्टर में। तो वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन beings who are healthy, educated and mentally strong can prove to be useful for a country or community and are treated as resources themselves, called human resources। किसी भी कंट्री या कम्युनिटी के लिए, किसी भी राष्ट्र या समुदाय के लिए ह्यूमन बींग्स जो हैं, अगर वो स्वस्थ हैं, शिक्षित हैं और मानसिक रूप से मजबूत हैं, तो वो एक रिसोर्स के रूप में माने जाते हैं और इसे ही हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। पॉपुलेशन। Population, the total number of people living in a particular region is said to be the population of that particular region। किसी भी निश्चित क्षेत्र के में जो लोग निवास करते हैं उसे वहां की जनसंख्या अर्थात पॉपुलेशन कहा जाता है। द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जनसंख्या का वितरण का तरीका क्या होता है किसी भी एरिया में। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। विश्व के विभिन्न भागों में जो जनसंख्या का वितरण है, जनसंख्या का जो फैलाव है कहाँ, और ये हम जानते हैं कि कुछ स्थानों पर जनसंख्या बहुत सघन है, डेंसली है, और कई एरिया जैसे हैं जो बिल्कुल स्पार्सली डेंस पॉपुलेटेड है, मतलब वहाँ जनसंख्या ही नहीं है या लगभग न के बराबर है। तो ये जो तरीका है इसे ही द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी, the average number of people living in a unit area of a particular region calculated by dividing the total population of the region by the total area of that region is called the population density of that region। अर्थात जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि जो सामान्यतः जो प्रचलित है वो धारणा ये है कि 1 किलोमीटर एरिया में जितने लोग निवास करते हैं उसको जो है डेंसली पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। तो इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं कि जो टोटल एरिया है किसी क्षेत्र का उसमें आप टोटल पॉपुलेशन का भाग देंगे, तो कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल पॉपुलेशन, अर्थात टोटल पॉपुलेशन में आप जब उस एरिया के टोटल एरिया का भाग देंगे, रीजन के टोटल एरिया का भाग देंगे, तो पॉपुलेशन डेंसिटी निकल जाएगी। पॉपुलेशन चेंज, change in the population when described over a certain length of time is called population change। किसी निश्चित समय में उस क्षेत्र की जनसंख्या में जो चेंज आता है, अब ये चेंज पॉजिटिव हो सकता है, ये चेंज नेगेटिव हो सकता है, ये चेंज स्टेबल रह सकता है, तो इसे जनसंख्या परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बर्थ रेट, बर्थ रेट इज ए स्टेटिस्टिक दैट मेजर्स द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल। 1000 लोगों के पीछे कितने नए लोग जन्म लेते हैं उसे बर्थ रेट या जन्म दर के नाम से जाना जाता है। डेथ रेट, डेथ रेट इज ए स्टेटिस्टिक दैट मेजर्स द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल। पर 1000 पीपल जो डेथ्स होती हैं या 1000 की जनसंख्या पर जो मरने वालों की संख्या है उसे डेथ रेट या मृत्यु दर के नाम से जाना जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अर्थात जीवन प्रत्याशा की एवरेज जो लाइफ है लोगों की वो कितनी होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द नंबर ऑफ इयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टिंग डेटा फॉर द पर्टिकुलर रीजन। ये औसत जो आयु निकाली जाती है कि सामान्यतः व्यक्ति कितनी उम्र तक जीता है, इसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है। माइग्रेशन, माइग्रेशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। ये स्थानांतरण होता है जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके रहना या दूसरे स्थान से आके यहाँ पर रहना, ये दोनों ही माइग्रेशन की कैटेगरी में। नेचुरल डेथ रेट, प्राकृतिक मृत्यु दर, द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ एंड डेथ रेट इज कॉल्ड नेचुरल डेथ रेट। ये नेचुरल डेथ रेट
होती है, प्राकृतिक मृत्यु दर है, अर्थात जन्म दर और मृत्यु दर में जो अंतर होता है उसे प्राकृतिक मृत्यु दर कहा जाता है। इमाइग्रेंट्स और एमाइग्रेशन, people leaving a country are called emigrants and the phenomenon is called emigration. लोग जब एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, तो ये जो है इन लोगों को एमाइग्रेंट्स कहा जाता है और इस प्रक्रिया को जो है एमाइग्रेशन के नाम से जाना जाता है। इमाइग्रेंट्स और इमाइग्रेशन, तो पीपल arriving in a country are called immigrants and the phenomenon is called immigration. जब लोग दूसरे देशों से आके आपके देश में निवास करते हैं तो ये प्रक्रिया इमाइग्रेशन के नाम से जानी जाती है और इन लोगों को इमाइग्रेंट्स कहा जाता है। पॉपुलेशन कंपोजिशन, जनसंख्या की संरचना कैसी होती है? The structure of the population with various aspects like age, sex, literacy, occupation, health facilities, economic conditions, etc. is called population composition. अर्थात हम हिंदी में बात करें तो कह सकते हैं कि जनसंख्या का जो ढांचा होता है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के पहलुओं को शामिल करते हुए, जैसे कि उम्र के हिसाब से कितने रहते हैं, सेक्स लिंग के आधार पे, साक्षरता के आधार पे, लिटरेसी मीन साक्षरता, ऑक्यूपेशन व्यवसायों के आधार पे, हेल्थ फैसिलिटीज के आधार पे, इकोनॉमिक कंडीशन अर्थात आर्थिक स्थिति के आधार पे जब हम इनको देखते हैं तो ये पॉपुलेशन कंपोजिशन कहलाता है। पॉपुलेशन पिरामिड, जनसंख्या का पिरामिड। A population pyramid is a pictorial way to describe the population composition. जनसंख्या की संरचना को दिखाने का जो चित्रात्मक तरीका है वो ही पॉपुलेशन पिरामिड कहलाता है। तो ये थे हमारी की टर्म्स। अब हम की फैक्ट्स जो इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं उनके बारे में जानकारी थोड़ा ले लेते हैं। ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्स ऑफ ए नेशन। किसी भी राष्ट्र का जो है जो सबसे महत्वपूर्ण जो संसाधन होता है वो मानव को माना गया है, मनुष्य को माना गया है। They are significant because they had not utilized their brains. The other resources nature would not have found any utility. यहाँ पर ये ऐसा ही है, because had they not utilized their brains, the other resources of nature would not have found any utility. इसको सबसे important इसलिए माना गया है कि अगर ह्यूमन बींग्स ने अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हुए इन बाकी संसाधनों का उपयोग नहीं किया होता या उनको नहीं खोजा होता तो शायद ये जो हम देख रहे हैं पृथ्वी को पर जो जीवन इस तरीके से वो नहीं हुआ होता। इन अदर वर्ड्स, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्स। अगर ये कहें तो सारे जितने रिसोर्सेज इस अर्थ पे पाए जाते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण ही ह्यूमन रिसोर्स है। The way in which people are spread across the earth's surface is known as the pattern of population distribution. पृथ्वी की सतह पर जिस प्रकार से लोग फैले हुए हैं, जिस प्रकार से लोग निवास करे हुए हैं, बसे हुए हैं, उसी को पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। Some areas are very crowded, high density है वहाँ की, while some are less crowded, low density वाले एरियाज है। वर्ल्ड में कुछ एरियाज बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वाले हैं जबकि कुछ में पॉपुलेशन है ही नहीं। पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द climatic conditions and topography of place, like few people live in high latitude areas, tropical deserts, mountainous regions and forest areas, whereas a large number of people reside in plains. तो ये एक टोपोग्राफी जो होती है, भौगोलिक परिस्थितियां जो होती हैं उन पर डिपेंड करता है कि किसी स्थान की डेंसिटी कैसी होगी। तो अगर हम इसको समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जैसे हाई लेटीट्यूड एरियाज है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, या फिर जो उष्णकटिबंधीय डेजर्ट्स हैं, रेगिस्तानी जो क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, या फिर पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, या वन जंगल वाले जो एरिया हैं, वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, आबादी वहाँ बहुत छितराई हुई रहती है, लेस डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, और लेस पॉपुलेटेड होते हैं, सॉरी नॉट डेंसली, लेस पॉपुलेटेड होते हैं, जबकि जो मैदानी भाग है वहां पर जनसंख्या का घनत्व डेंसिटी ज्यादा पाई जाती है। The density of population is defined as the average number of people living in a unit area of the earth surface. तो हम बात कर ही रहे थे कि जनसंख्या घनत्व हम किसे कहेंगे
कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो है, जो जितने लोग निवास करते हैं उनकी औसत संख्या, उनके एवरेज जो नंबर है, उसे ही हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या जनसंख्या घनत्व कहते हैं। The density of a particular region is calculated by dividing the population of the region by its area. और जो डेंसिटी अगर हमें किसी एरिया की निकालनी हो तो उसके लिए हमें वहाँ की जनसंख्या को जो है, जनसंख्या का जो नंबर है उसको अगर एरिया से डिवाइड कर दें तो डेंसिटी आ जाती है। Nearly 90% of the world's population lives on about 10% of the land surface. अब देखिए कितना वेरिएशन है इसमें कि वर्ल्ड की लगभग 90% जो पॉपुलेशन है वो इसके 10% एरिया पर ही रहती है, बाकी 90% एरिया पे 10% पॉपुलेशन है। हाई एल्टीट्यूड एरियाज, ट्रॉपिकल डिजर्ट्स, हाई माउंटेन्स एंड एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, या फिर जो भूमध्य रेखा के आसपास जो वनीय क्षेत्र पाए जाते हैं वहां पर आबादी बहुत कम है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है। Whereas South and Southeast Asia, Europe and Northeastern North America are densely populated. ये बहुत ही सघन रूप से आवासित है। The number of people living in a unit area of the earth surface is called density of population. Sorry, ये रिपीट हो गया कि जनसंख्या का डेंसिटी है। अब जो किसी भी एरिया की पॉपुलेशन जो है उसको फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से कारक है जो उसको प्रभावित करते हैं, उनके बारे में जान लें। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो फर्स्ट ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है, ज्योग्राफी के भौगोलिक जो कारक है उनको हम इसमें लेते हैं। सबसे पहले टोपोग्राफी। पीपल always prefer to live on plains rather than mountains and plateaus because these areas are suitable for farming, manufacturing and service activities. लोग जो हैं सामान्यतः मैदानी क्षेत्रों में, प्लेन्स में रहना चाहते हैं, बजाय माउंटेन्स और प्लेट्यूज अर्थात पर्वतों और पठारों में रहने की बजाय वो मैदानी क्षेत्रों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। बिकॉज ये जो प्लेन्स होते हैं ये फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज और सर्विस एक्टिविटीज के लिए ज़्यादा सुटेबल होते हैं। The Ganga plains are the mostly densely populated areas of the world, while mountains like Andes, Alps, Himalayas are sparsely populated. एग्जाम्पल की बात करें वर्ल्ड लेवल पर तो गंगा घाटी जो मैदान है अब इंडिया में, जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं वहां पर आबादी बहुत सघन है। उत्तर प्रदेश जो भारत का राज्य है वहां की हम आबादी की बात करते हैं तो वहां पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालयाज माउंटेन्स की बात करें तो वहां पर बहुत कम लोग रहते हैं। सेकेंड जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है वो है क्लाइमेट, जलवायु। People usually avoid extreme climates that are very hot or very cold like Sahara Desert, polar regions of Russia, Canada and Antarctica. लोग सामान्यतः जो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होते हैं अर्थात बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म, तो ऐसे क्षेत्रों में सामान्यतः रहना पसंद नहीं करते हैं, जैसे कि सहारा डेजर्ट हो, थार डेजर्ट हो, या फिर जो पोलर रीजन्स है रशिया, कनाडा और अंटार्कटिका के, वहाँ पर बहुत कम लोग रहना चाहते हैं। जबकि जो सामान्य या मॉडरेट टेम्परेचर्स वाले एरियाज हैं वहाँ पर आबादी या पॉपुलेशन बहुत ही डेंसली है। सोइल, सोइल भी एक मेजर फैक्टर है, ज्योग्राफिकल फैक्टर, जो कि पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। देखिए खाने के लिए कृषि तो होना आवश्यक है और कृषि होने के लिए अच्छी मिट्टी होना आवश्यक है। तो जो पॉपुलेशन का जो हैबिटेट होगा जनरली जहाँ वो रिजाइड करेगी वो वहाँ की सोइल फर्टाइल होनी चाहिए। तो फर्टाइल प्लेन्स जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स का प्लेन है, या हांगहो चाइना में, या चांगजियांग जो रिवर्स का प्लेन है चाइना में, या फिर इजिप्ट में नाइल रिवर का जो प्लेन्स है, मैदानी भाग है, वो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। अगला जो भौगोलिक क्षेत्र फैक्टर है, जियोग्राफिकल फैक्टर है, जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है, वो है वाटर। पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल। पीने के पानी, ताजा पानी है जहाँ उपलब्ध होगा वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी। The river values of the world are densely populated while the deserts have spare population. तो इसका सीधा सा जो अगर हम उदाहरण देखना चाहें तो वो देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड में जहाँ पर रिवर वैलीज है, क्योंकि वाटर अवेलेबल है तो वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जबकि डेजर्ट एरिया जो है वो बहुत ही कम पॉपुलेशन वहाँ रहती है। अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स एक और ज्योग्राफिकल फैक्टर है जो अफेक्ट करता है
areas with mineral deposits are more populated. Diamond mines of South Africa, discovery of oil in the Middle East lead to settling of people in these areas. अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो हम देख सकते हैं कि जो साउथ अफ्रीका में जो हीरे की खाने हैं, डायमंड माइंस हैं, वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा निवास कर रही है। या फिर जो मिडिल ईस्ट में जो ऑयल की जो खोज होने के बाद, तेल की खोज होने के बाद, वहां पर भी आबादी का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है। पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अफेक्ट करने का जो सेकंड रीजन है वो है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला सोशल, areas of better housing, education and health facilities are more affecting the population distribution. मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जिन एरियाज में हाउसिंग अच्छी है, रहने के लिए घर बने हुए हैं, या वहाँ पर एजुकेशन की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, या फिर स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी तरीके से उपलब्ध है, तो उन एरियाज में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। जबकि इसके उलट अगर ऐसा नहीं है, ये सुविधाएं वहाँ पर नहीं है, तो पॉपुलेशन बहुत कम मिलेगी। कल्चरल फैक्टर्स की बात करें तो प्लेसेस विद रीजन्स और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। वाराणसी, जेरूसलम एंड वेटिकन सिटी आर सम एग्जांपल्स ऑफ दिस फैक्टर। जहाँ पर जो ऐसे स्थान जो कि रिलीजन या कल्चरल एक्टिविटीज के हैं, या वहाँ पर उस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, तो ये लोगों को ज़्यादा आकर्षित करते हैं। अगर हम विश्व में बात करें तो वाराणसी भारत में, जेरूसलम जो है मध्य एशिया में, वेटिकन सिटी रोम जो है वहाँ पर यूरोप में जो है, तो ये पॉपुलेशन यहाँ ज़्यादा रहना चाहती है, ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जबकि बाकी एरियाज में इतना फर्क नहीं पड़ता। इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें तो इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा लगी होती है वो वहाँ एम्प्लॉयमेंट की सुविधा ज़्यादा होती है, रोजगार ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। Large number of people are attracted to these areas. Osaka in Japan and Mumbai in India are two densely populated areas. तो ये areas industries की वजह से ही जो cities हैं highly populated हैं। Next is population change. Population change हम किसे कहेंगे? जनसंख्या में परिवर्तन। The term population change refers to change in the population with respect to time. The population of the world is never stable. The number of births and deaths affect its change. पॉपुलेशन का चेंज जो है वो जनसंख्या में वितरण को जनसंख्या में आने वाले परिवर्तन को बताता है समय के साथ। पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड कभी भी जो है स्टेबल नहीं रही, या तो नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। अब इसको प्रभावित कौन करता है? जनसंख्या परिवर्तन किससे प्रभावित होता है? तो वो बर्थ और डेथ्स हैं, इनका जो डिफरेंस है वही पॉपुलेशन चेंज है। एक मैप दिया हुआ है बुक में जिसका है कि पॉपुलेशन ग्रोथ की जो डिफरिंग रेट्स हैं जो हम देख सकते हैं। ब्लू कलर है वेरी हाई, अर्थात 3% और मोर। जो पिंक कलर है हाई 2.9% तक का है। उसके बाद ये जो लाइट ग्रीन कलर है मॉडरेट 1 to 1.9%। फिर और लाइट वाइट में है वो लो 0.9 और लेस, और फिर वाइट कलर 0 डिग्री। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एरिया जो है, तो अफ्रीका में इसका हाईली जो हाई रेट्स हैं वो अफ्रीका में दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा ये आपके जो है अमेरिकाज के जो नीचे का हिस्सा है उसमें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, दोनों अमेरिकाज के बीच में है। और अपार्ट फ्रॉम दैट हाई लेवल काफ़ी है, अफ्रीका तो है ही है, उसके अलावा ये है। तो ये अलग अलग एरियाज की जो रेट्स हैं इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कहाँ पर कौन से रीजन्स में कितनी पॉपुलेशन है। With better health facilities due to development in medical science, now the number of deaths is lower than before. आज की बात करें, वर्तमान की बात करें तो आजकल फिर हेल्थ फैसिलिटीज काफ़ी इम्प्रोवाइज्ड हो चुकी हैं, सुधर चुकी हैं। तो नतीजा इसका ये हुआ है कि नंबर ऑफ डेथ्स जो है, डेथ रेट कम हो गई है पहले की बनिस्बत। बर्थ इज ए स्टेटिस्टिक दैट मेजर्स द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स एज पर 1000 पीपल, और डेथ रेट 1000 पीपल पे मरने वालों की संख्या होती है। When we talk the population of a particular region, country or continent and not the whole world, then along with the birth and death rate, another factor affecting population change is migration. Migration refers to the movement of people from one area to another. अब एक चीज ये है कि क्या पॉपुलेशन में जो ग्रोथ आ रही है या पॉपुलेशन जो जनसंख्या में जो चेंज आता है वो केवल बर्थ रेट और डेथ रेट के चेंज का ही इनके डिफरेंस का ही रिजल्ट है? नहीं,
ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी एक और फैक्टर है जो जनसंख्या के परिवर्तन को या चेंज को, पॉपुलेशन चेंज को अफेक्ट करता है, वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन, प्रव्रजन हिंदी में बात करेंगे तो प्रव्रजन अर्थात लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या आना। Since births and deaths are natural causes of population change, the difference between the birth and rate is called the natural death rate। ये तो हम बात कर ही चुके हैं। अब यहाँ एक ये डायग्राम बुक में दिया हुआ है जो आपको पॉपुलेशन चेंज के बारे में एक सामान्यतः समझ आप में लेकर आता है कि समझ कैसे चेंज आता है। तो यहाँ 3 डायग्राम फोटोज हैं, इमेजेस हैं। पहली है पॉपुलेशन इंक्रीज कब होगी, जब बर्थ रेट हाई होगी, डेथ रेट कम होगी, अर्थात लोगों का जन्म ज्यादा होगा और मरेंगे कम, तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। सेकंड दिया इन्होंने पॉपुलेशन स्टडी। स्टडी मीन्स स्टेबल है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब बर्थ रेट एंड डेथ रेट इक्वल हो तो फिर जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। फिर थर्ड है पॉपुलेशन डिक्रीज। पॉपुलेशन डिक्रीज का मतलब हो गया कि जब डेथ रेट हाई हो और बर्थ रेट कम हो, यानी जन्म कम ले रहे हैं, मर ज्यादा रहे हैं, तो पॉपुलेशन घटेगी, धीरे धीरे करके पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सीधा सा कंसेप्ट है पॉपुलेशन के संतुलन को समझने का। पीपल लिविंग कंट्री आर कॉल्ड एमाइग्रेंट्स। अगर लोग, अभी हम माइग्रेशन की बात कर रहे थे, तो माइग्रेशन के दो पहलू हैं, एक एमाइग्रेशन है और एक इमिग्रेशन है। ठीक है, तो एमाइग्रेशन और इमिग्रेशन को आप समझना होगा। तो एमाइग्रेशन का मतलब है कि लोग, जब आप एक देश को छोड़ के दूसरे देश में चले जाते हैं तो इस देश के लिए वो इमाइग्रेशन होगा। People arriving in a country are called immigrants and the phenomenon is called immigration। जबकि इस देश में, एक्स कंट्री में, अगर बाहर के कंट्रीज से लोग आके रिजाइड कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो ये इमाइग्रेशन होगा या इमिग्रेशन हम कहेंगे इसे। People usually migrate from less developed areas to more developed ones in search for better employment opportunities among other facilities। लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे या एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे इसलिए स्थानांतरण करते हैं, प्रव्रजन करते हैं, तो ये सामान्य तो जिसकी प्रवृत्ति देखने को आती है वो ये है कि कम विकसित देशों से अधिक विकसित या विकसित देशों की तरफ लोग ज्यादा प्रव्रजन करते हैं। अब इसका कारण है ज्यादा रोजगार की सुविधाएं प्राप्त होना। The pattern of population change is different from different parts of world। अलग अलग एरियाज में जो डिफरेंट पॉपुलेशन का जो पैटर्न है वो अलग अलग है। The structure of the population with the various aspects like age, sex, literacy, occupation, health, facilities, economic condition, etc. is called population composition। ये हम बात कर ही चुके हैं कि जनसंख्या संरचना क्या होगी। तो जनसंख्या को अगर हम आयु, लिंग, साक्षरता, व्यवसाय, स्वास्थ्य सुविधाएं या आर्थिक परिस्थिति के आधार पर अगर हम उसको देखते हैं तो ये उसकी संरचना होगी, कंपोजिशन होगा। पॉपुलेशन पिरामिड हम बात ही कर रहे थे कि डिस्क्राइबिंग किसी भी पॉपुलेशन कंपोजिशन को, जो अगर हम पिक्टोरियल वे में या चित्रात्मक रूप से अगर उसको प्रदर्शित करते हैं तो ये पॉपुलेशन पिरामिड कहलाएगा। ये पॉपुलेशन ऑफ पिरामिड है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जनसंख्या एक तरफ मेल है एक तरफ फीमेल है, जो उसको दिखाया गया है। एज ग्रुप दिखाया गया कि किस एज ग्रुप पे इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो वो दोनों कैटेगरीज आपकी यहाँ दिखाई गई। The size towards the bottom may be used to estimate the birth rate। अगर आप नीचे की तरफ बात करते हैं तो birth rate को estimate किया जाता है, while the size towards the top to estimate the death rate। और ऊपर की तरफ हम चलते हैं तो वो death rate का estimate लेकर आती है। The youngsters जो हैं, youngsters aged to 0 to 15 and senior citizens aged 65 are said to fall under the dependent group। जनसंख्या में एक और पहलू जो आता है, जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो एक पहलू आता है, तो इसमें 0 to 15 ईयर्स के जो लोग हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी एज जो है 65 और उससे ज़्यादा है, तो ये डिपेंडेंट ग्रुप है, ये आश्रित समूह माना जाता है जनसंख्या का, क्योंकि ये नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है, ये काम नहीं करती है, बट इनको केवल जो है डिपेंड रहना पड़ता है। दे आर कंसिडर टू बी इकोनॉमिकली इनएक्टिव। दे डिपेंड ऑन द वर्किंग क्लास फॉर देयर लिविंग, क्योंकि ये अपने आप को जीवित रखने के लिए इनको वर्किंग क्लास पर डिपेंड रहते हैं। द मिडिल एज ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट्स द वर्किंग क्लास। जबकि जो 16 से लेकर के और 65 एज ग्रुप के जो लोग हैं वो वर्किंग क्लास मानी जाती है।
The population pyramid in which the base is broad and the top part is narrow means that although a large amount of births take place, not all grow up to be adults and old. It means many die before reaching these ages. अगर पिरामिड का बेस जो है, आधार अगर वाइड है, चौड़ा है, और टॉप जो है अगर सकरा है, तो इसका मतलब ये है कि जन्म तो बहुत सारे लोग ले रहे हैं, बर्थ रेट तो हाई है, बट वो सारे जो है मेच्योर एज तक नहीं पहुंच पाते, उस तक पहुंचते पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है. दिस इंडिकेट्स ए लार्ज डेथ रेट. इसका मतलब है कि डेथ रेट बहुत हाई है. एंड कीनिया शोज सच ए पिरामिड. दिस मीन्स ए हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत हाई है. तो अफ्रीका का एक देश है, कंट्री है कीनिया, जिसका डायग्राम आप यहाँ ये पिरामिड आप देख पा रहे हैं, पॉपुलेशन पिरामिड. तो यहाँ बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हैं, हाई बर्थ रेट्स हैं, लेकिन डेथ रेट भी हाई होने की वजह से ऊपर से जाके ये पिरामिड जो है, नीचे इसका बेस बहुत वाइड है और ऊपर बहुत नैरो हो गया है. In countries like India, the death rate is decreasing, so the pyramid is broad in the younger age groups and the size of the pyramid decreases steadily, continuously. इंडिया जैसे देश में डेथ रेट जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसीलिए जो पिरामिड है वो नीचे से वाइड है और ऊपर धीरे धीरे करके ये नैरो होता जा रहा है. In countries like Japan, low birth rates make the pyramid narrow at the base. Decreased death rates allow number of people to reach old age. यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जापान का पिरामिड है, तो यहाँ पॉपुलेशन जो कंपोजिशन है वो थोड़ा अलग तरीके का है, क्योंकि यहाँ डेथ रेट, बर्थ रेट ही बहुत लो है. तो बर्थ रेट लो होने की वजह से जो है बेस में आप देख रहे हैं कि नैरो है, और जो डेथ रेट्स, डिक्रीज डेथ रेट्स, यहाँ पर मृत्यु दर भी बहुत कम है, जिसकी वजह से लोग ज्यादातर जो ओल्ड एज तक जी पाते हैं. कुछ और फैक्ट्स हैं जो इस चैप्टर में डिस्कस किए हुए हैं, वो भी हम बात कर लेते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का है, जो कि 1985 में क्रिएट किया गया था, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था या इसका जो एम था वो था लोगों के स्किल्स को डेवलप करना, उनको एक रिसोर्स के रूप में डेवलप करना. दिस जस्ट शोज हाउ इम्पोर्टेंट पीपल आर द रिसोर्सेज फॉर कंट्री. इसका मतलब ये है, ये इस बात को सिद्ध करता है कि मानव संसाधनों का किसी भी राष्ट्र के लिए कितना महत्व होता है, ये प्रदर्शित होता है. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY जो है was started in 2015 aiming to train 1 crore Indian youth from 2016 to 20. ये एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो 2015 में प्रारंभ की गई, इसका उद्देश्य ये था कि अगले 5 साल में, अर्थात 2016 से 2020 तक 1 करोड़ जो युवाओं को जो है ट्रेन करना है, उनमें स्किल डेवलपमेंट करना है. The objective of this scheme is to encourage aptitude towards employable skills by giving quality training to probable and existing wage earners. तो यहाँ पर जो क्वालिटी ट्रेनिंग देना था, जो संभावित हैं और या जो अभी वर्तमान में जो वेज अर्नर्स है, जो रोजगार प्राप्त कर किए जा सकने वाले जो लोग हैं, उनको ट्रेन करना था, उनमें एप्टीट्यूड जो है विकसित करना था, स्किल्स डेवलप करनी थी. एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, जो अभी रिसेंटली चल रही है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी द नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव. एक व्यक्ति जो है औसत कितना जी सकता है, उसकी जो आयु है वर्षों में, वो ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी है. इमाइग्रेशन और एमाइग्रेशन की हम बात कर चुके हैं. इमाइग्रेशन मीन्स ए पर्सन एंटर्स ए न्यू कंट्री. एक व्यक्ति अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में जाता है, तो जो दूसरा देश है, वाई कंट्री है, सपोज मैं इसको कहूँ तो एक्स कंट्री का व्यक्ति निकल के और वाई कंट्री में जाता है, तो वाई कंट्री के लिए वो इमाइग्रेंट है, जबकि एक्स कंट्री के लिए वो एमाइग्रेंट है. तो ये एक सीधा सा कंसेप्ट. तो ये चैप्टर 6 था आपका ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा. कीप वॉचिंग वीडियोज एट बोधिलता. थैंक यू वेरी मच.